नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने करंट हेवन के सेशन में। साथियों, आज आपका पता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट कर लिया। पूरा महामैराथन के थ्रू हमने 3 लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया। वह सारी एग्ज़ाम्स के लिए ही भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है साथियों। डीएलएड तो छोड़ोगे ही आप। वैसे डीएलएड को देखते हुए बनाया गया सीरीज़ जिससे कि आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर ना जाए। जैसे ही आज विद्युत का खत्म होगा मित्र, पूरा का पूरा 100 प्लस इसमें हम लोग लेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसके बाद आपका बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे जो आपके डीएलएड के भी नज़र से और प्लस आपके आगामी सुपर टेट, यूपी टेट की भी नज़र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे मित्र, आप अगर अभी भी तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं यूपी टेट का, इसके साथ-साथ तो आ जाइए प्लेलिस्ट में। हर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाकर आपको दे दिया गया है। तो उसके साथ आप सेम तैयारी करते रहिए। अब कल से सुबह मॉर्निंग में एक हम सेशन ला रहे हैं सुपर टेट के लिए, या स्टेट के लिए। उसमें जो आपका 30 क्वेश्चन वाला है सीरीज, 30 क्वेश्चन जो आपका आएगा सुपर टेट में, 30 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड, उसको हम कवर करेंगे। जैसे इतिहास, भूगोल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें, तो उसको हम कवर करेंगे। सेशन कल सुबह से स्टार्ट करेंगे मित्र, बहुत ही अच्छा है। उसका पीडीएफ भी हम आपको बना के दिया करेंगे, जिससे आप भरपूर तैयारी कर सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। फटाफट आप शेयर करके आ जाइए, जिससे कि हमारे और भाई बहन जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकें। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। ये चीटिंग मत करिएगा, ईमानदारी के साथ, क्योंकि यहाँ पर हमने इस तरह से पीडीएफ को बनाया है कि क्वेश्चन भी इसमें है कि पीडीएफ अगर आपको दें हम, तो कम से कम आपको क्वेश्चन का आंसर ना ढूँढना पड़े। इस वजह से हमने आंसर भी लिख लिया है, तो इससे कोई आहत नहीं होगा। आराम से ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, यदि 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हों, तो उस समय क्या होगा? हमने पढ़ा रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। जो बच्चा पढ़ा होगा वो खुद बताएगा। जब 2 चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हों, उस समय क्या होगा? चालक एक-दूसरे को आकर्षित कर लेंगे मित्र। याद रखना, जब एक ही दिशा में प्लस-प्लस, एक ही दिशा में माइनस-माइनस होता है, मतलब एक ही दिशा में जब जा रहे होते हैं, तो वो क्या करेगा? आकर्षित करेगा मित्र। जब विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं, तो उसको प्रतिकर्षित बोला जाता है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ऐसे, एक ही से। तो यह प्रतिकर्षित करेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा मित्रों। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपके स्क्रीन पर हो रहा है, शो हो रहा है, आप फटाफट बताएंगे। वह बल जो विद्युत को चलाता है, कौन सा बल होता है जो विद्युत को चलाता है? भाई विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जिसे बोलते हैं। ईएमएफ हमने बताया था। उससे मोटर होता है, जो रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर को हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, उसमें क्या होता है मित्र, हम बता रहे हैं जनरेटर। जो जनरेटर होता है उसमें एक तरह से हम लोग देखते हैं कि जो घूमता है उसको एक तरह से हमने क्या बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या बोला जाता है उसे भाई? बताइए फटाफट। अगर याद आ रहा हो तो फटाफट बताइए, क्या बोला जाता है? डायनेमो बोला जाता है। क्या बोला जाता है मित्र? डायनेमो बोला जाता है। डायनेमो, डायनेमो लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स वाहक बल बन जाता है, मतलब एक तरह से वाहक होता है उसका। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है भैया, आप खुद बताइए। हमने बता रखा है कि नहीं? I इक्वल टू क्यू बटे के टी, यह बता रखा है। इसमें क्या बोल रहा है? वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात, वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात किसी भी बंद परिपथ में, वोल्टेज और विद्युत धारा का, भाई बंद परिपथ है तो दोनों बराबर होगा, समान होगा, इस चीज को याद रखना है। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार कैसा किया जाता है मित्र? किरचॉफ के नियम हमने पढ़ा रखा है भाई। किरचॉफ का नियम आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम सब पढ़ा दिया है मित्र। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने नहीं बताया है और उससे बाहर इसमें आ जाए, और सेशन में तो आ ही नहीं सकता मित्र। बताइएगा। पांचवा नंबर देखिए, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? हमने बताया भाई, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा। दाब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाइए चाहे घटाइए, हमारा प्रतिरोध स्वतंत्र है दाब से। यह बात भी हमने बताया है। दाब बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर मेटल अलग अलग है तब भी प्रतिरोध अलग अलग रहेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये चीजें हमने बताया। जहां पर प्रतिरोध अधिक है वहां पर करंट कम बहेगा, जहां पर करंट अधिक है वहां पर प्रतिरोध कम रहेगा। ये बातें भी हमने बता रखा है। चलिए छठे प्रश्न देखिएगा। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बस आप लोग के साथ जुड़कर थोड़ा सा हो जाता है, तबीयत सही हो जाती है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बस पढ़ते चलिए। निम्न में कौन सा गलत है? देखिए कौन सा गलत है यह पूछा जा रहा है। हमने बता रखा है, सब फार्मूला आपको बता रखा है मित्र। यह कभी सुना है क्या आपने? यह कभी आपने सुना है? वी स्क्वायर आर तो सुना है आपने, लेकिन यह सुना है क्या कभी? तो यही गलत है भाई। बी पी इक्वल टू वी आई, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर। हमने बता रखा है 3 बेस फार्मूले हैं। कौन कौन से? हमने बता रखा है पी इक्वल टू डब्ल्यू बटे टी, डब्ल्यू बटे टी से अब आप सारा सब कुछ निकाल सकते हैं। अब डब्ल्यू बराबर क्या होता है? हमने बता रखा है वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यों होता है? वोल्टेज इक्वल टू वर्क बटे कुलाम होता है। ये चीजें भी हमने बता रखा है। एक हमने और बताया है आई इक्वल टू क्यू बटे टी, आई इक्वल टू क्यू बटे टी, और एक हमने और बताया है मित्र, ये आई है।
एक हमने और बताया आर इक्वल टू वी बटे आई। तो ये चारों के चारों फार्मूला जो है ना, इससे हर एक चीज आप इलेक्ट्रिसिटी से एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, सब इसी फार्मूले में ही घूमेंगे इर्द गिर्द। आगे चलिए, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं, हमने बता रखा है भाई। बताओ घर का वायरिंग कैसा होता है भैया, समांतर क्रम में होता है, बता रखा है भाई, तो कोई गलत नहीं करेगा। नेक्स्ट, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, बताना यह। अच्छे सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें अच्छा आसानी से करंट फ्लो हो जाए, तो किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। भाई जाहिर सी बात है, पदार्थ आपका चांदी का है कि उसमें ज़्यादा तेज बहेगा, अगर पदार्थ आपका तांबा का है तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा चांदी की कंपेयर में, अगर आपका दूसरे मटेरियल का लोहे का है तो उसमें और ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब कि वो टेम्परेचर, मतलब एक तरह से तापमान पर भी और एक तरह से सुचालक मतलब कि एक तरह से पदार्थ पर भी निर्भर होता है, ये चीज़ याद रखना। सभी तापमान पर स्थिर रहेगा, केवल ऐसी बात नहीं है। तापमान पर निर्भर नहीं करेगा, ये भी गलत है भाई, तापमान पर क्यों नहीं निर्भर करेगा। अगर दाब बोलता, दाब, प्रेशर, तो दाब पर कोई भी डिपेंडेंट नहीं होता है हमारा प्रतिरोध, इस बात को याद रखना। अगर बोलेगा दाब बढ़ाने से प्रतिरोध में क्या चेंजेज आते हैं, बोलेंगे नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है भाई। दाब बढ़ाएं चाहे घटाएं, कुछ नहीं चेंजेस। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, 9वें नंबर का प्रश्न देखिए। भाई इलेक्ट्रॉन के कारण, जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है किसी भी पदार्थ में, तब तक उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर ए होगा। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है भाई, एक स्थिर विद्युत आवेश कौन सा उत्पन्न करता है भाई, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, याद रखना मित्र। अगला प्रश्न चलते हैं, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है, उसे क्या कहते हैं मित्र, बता देना है। उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध आर इक्वल टू वी बटे आई होता है। ओम के नियम से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, तो हमने यह प्रोपोर्शनल हटाया था, तो वी इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू वी इंटू आर आया था। वी इंटू आर आया था, वी इक्वल टू आई आर, हाँ सॉरी, आर इक्वल टू वी बटे आई होता है ना, आर इक्वल टू वी बटे आई होता है, ये होता है ना। तो हमने वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई देखा था, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा वैसे क्या आ जाता है, वी इक्वल टू आई आर, आई आर, ये आ जाता है मित्र। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, देखिएगा यह प्रश्न बहुत जानदार है, हम इसको अच्छे से समझाएंगे, पहले सभी लोग समझेंगे। इसमें बताना है आपको प्रतिरोध, मतलब एक तरह से फाइनली प्रतिरोध बताना है। इसमें क्या होगा, दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध होगा। मिश्रित मतलब कि एक तरह से प्रतिरोध बताना, देख रहे हैं भाई, ये किस में है, समांतर क्रम में है। ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, वो दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। चलिए हम निकाल लेते हैं पहले। मित्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें, केवल इतने का। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/9 आएगा। 3/9 होगा ना भाई, बेस समान है तो 9 आ गया, मतलब डिनोमीटर समान है। 3/9 का मतलब क्या, 3/9 का मतलब 1/3 काट देंगे तो 1/3 मिलेगा। अब यही चीज होता है 1/r के बराबर है हम। फिर r की वैल्यू निकालेंगे तो इस पूरे की जगह जहाँ पे 9 9 9 है, वहां पर क्या आएगा, केवल 3 आएगा। यहाँ मिला 3, और 1/8 प्लस 1/8 करिए, 1/8 प्लस 1/8 कितना होगा, 2/8। 2/8 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 4, यहाँ पे 4 ओम आ गया। अब ये 4 और ये 3 किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। अब ये श्रेणी क्रम में क्या होता है, बस जोड़ देते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 4 प्लस 3 7, यानी फाइनली जो आएगा हमारा आंसर 7 ओम आएगा। राइट आंसर क्या होगा, 7 ओम। कहाँ दिया है भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला चलते हैं, कांच की, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर का प्रश्न है भैया। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। मित्र हमने बता रखा है भाई, विद्युत स्थैतिकी पैदा होगा, यानी कि स्थैतिक विद्युत पैदा होगा जब रगड़ेंगे। जैसे कि आप कंघा को रगड़ेंगे बाल में, उसके बाद आप कागज को छोटे छोटे टुकड़े को उठा लिया जाता है कंघे द्वारा, तो उसमें क्या होता है, स्थैतिक विद्युत ही पैदा होता है। अगला, किसी वोल्टेज स्रोत से कोई लैंप समांतर में लगे हैं, ठीक है भाई। एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होंगे, आप बताओ। समांतर में लगा है, अगर एक लैंप जलता है तो क्या दूसरा लैंप जल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता भाई। इसी वजह से समांतर क्रम में घर की वायरिंग होती है। किसी एक रूम का अगर लाइट खराब होता है तो क्या दूसरे रूम की लाइट चली जाती है, मान सकते हैं। बाय द वे, अगर इलेक्ट्रिक जो आपका वायरिंग होता है गलत तरीके से हो जाता है तो कभी काल के ऐसा देखने को मिल जाता है। लेकिन हर तरफ अगर देखेंगे, जो जनरल सिचुएशंस होते हैं उसमें हर घर का वायरिंग अलग अलग होता है। एक हर घर में एक रेगुलेटर लगा होता है पंखे का। अब ऐसा तो नहीं है कि घर नीचे वाले रूम का आपने रेगुलेटर ऑन किया, तेज किया, तो सारे रूम का टेम्परेचर, मतलब सारे रूम का जो रेगुलेटर तेज हो गया, सारे रूम का पंखा चलने लगा। ऐसा होता तो भाई बहुत हानि हो जाता है। पता चल रहा है कि आप रसोई किचन के खाना बनाने गए, अब सारे रूम बंद है, कोई नहीं है, आप वहाँ का लाइट जलाए, पूरा लाइट जल गया घर का, तो लाइट तो नुकसान होगा भाई ना। इस वजह से याद रखना, घर की वायरिंग समांतर क्रम में होती है। जहाँ का जलाएंगे सिर्फ उसी जगह जलेगा, जहाँ का खराब होगा सिर्फ उसी जगह खराब होगा, पूरे घर का नहीं खराब होगा। याद रखेंगे, प्रभावित नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कोई प्रभावित नहीं करेगा घर के और लाइट को। प्रतिरोध का यथार्थ
मान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भाई किस विधि का प्रयोग करोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रयोग करेंगे, यानी 15 का राइट आंसर क्या होगा? डी। 16 देखिएगा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण होता है भाई विद्युत विभव का अंतर। हमने बता रखा है विभवांतर क्या होता है? डेल्टा V डब्ल्यू बटे क्यू होता है मित्र। ये सारी ही बातें हमने बता रखा है आपको। यह राइट आंसर होगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है भाई, एक आदर्श अमीटर है तो उसका प्रतिरोध शून्य होगा, जिससे कि वो अच्छा करंट मेजर कर सके कि सर्किट में कितना प्रतिरोध आ रहा है। आगे चलते हैं। मीटर जो वोल्टेज मापता है उसे क्या कहते हैं भाई? वोल्टेज मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? अमीटर ही तो कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अमीटर नहीं। अमीटर किसे कहते हैं मित्र? अमीटर का मतलब जो करंट मेजर करता है, इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। याद रखना है। ये ओम मीटर नहीं, ओम मीटर नहीं, प्रतिरोध मेजर करने के लिए होता है। एम्पियर मीटर भी नहीं। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर, वोल्टेज मेजर करने के लिए। मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसे क्या कहते हैं भाई? हमने बताया ओम मीटर, ऊपर तो आया था। ओम मीटर कहते हैं जो प्रतिरोध को मेजर करता है, अमीटर मतलब करंट को, वोल्ट मीटर मतलब कि बताइए भाई वोल्ट मीटर मतलब क्या? वोल्टेज को। अब इसका मिलान करिए, फटाफट मिलान करिए सभी लोग। देखिए विद्युत का नियम, विद्युत का नियम किसने दिया था भाई? विद्युत का नियम पहले, सॉरी ओम का नियम पहले देख लीजिए। ओम के नियम पर मित्र क्या होगा? ओम का नियम उत्पाद, ओम का नियम एक तरह से उत्पाद ही तो है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमें क्या मिला था? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हमें क्या मिला था मित्र? हमें मिला था एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर यही होता है। अब कुलाम का नियम एक हमको और याद है। कुलाम का नियम से हमको पता है भाई, कुलाम के नियम से हमें वोल्टेज धारा का बारे में पता चला था। आई इक्वल टू वी इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बटे टी, इसके बारे में पता चला था। इसके बाद मित्र आवृत्ति, ये तो संधारित्र हो जाएगा। मतलब राइट आंसर इसमें क्या दिख रहा है आपको? बी दिखेगा, बी आपका राइट होगा। चलिए अगला चलते हैं। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, किसी भी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा और हमेशा एक से अधिक होता है। इस बात को गांठ बनाकर लिख लीजिए कहीं कॉपी में, हमने पढ़ा रखा है बेसिक से। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं नए ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछला क्लास सारे के सारे अटेंड करें प्लेलिस्ट में आके। थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और प्लस यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने करा दिए हैं। कल से डेली सुबह 7 बजे एक सीरीज आया करेगा, डेली आया करेगा, जब तक आपका सुपर टेट नहीं हो जाता। डेली लाएंगे जिससे कि आप उसे अपने डेली लाइफ में यूज करें, और आपका जो है 30 नंबर कम से कम हम कवर कराते रहें। जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगा भर्ती का, वैसे हम सारे क्लासेस लगा देंगे, है ना। चलिए, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, एक से अधिक होता है। 21 नंबर हो गया। 22 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रतिरोध का मात्रक, भैया प्रतिरोध का मात्रक कौन नहीं जानेगा? बच्चा बच्चा जानता है, और हमारे शेर तो सभी लोग जानते हैं, ओम होता है। लंबी संचारण लाइनों में वोल्टेज क्या होता है? किलो वोल्ट का होता है मित्र, याद रखें किलो वोल्ट में मापा जाता है। चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगा भाई? बढ़ेगा। हमने बता रखा है चालक की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। ये सब चीजें बता रखे हैं हमने। अगला प्रश्न 25 नंबर का, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध में क्या चेंजेस आएंगे? घटेगा मित्र। हमने बताया था यल बाई ए, याद रखिए यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए था ना, यही था ना। यहाँ पर इस तरह का हमने दिखाया था, जब एल ए बढ़ेगा तो आर घटेगा, है ना। जब आर घटेगा तो सॉरी ए घटेगा तो आर बढ़ेगा, यानी कि घटेगा। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या होगा? जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो यह घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, जाहिर सी बात है। सही संबंध बताइए, सही संबंध बताएं। धारिता बराबर आवेश, देखिए सी इक्वल टू क्यू बटे टी होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या होता है मित्र? एक बार आप देख लीजिए। सी इक्वल टू क्या होता है? सी इक्वल टू क्यू बटे की वी होता है, यह होता है ना, या फिर वी इक्वल टू क्यू बटे सी आप कर लो, यह होता है यह। यानी कि वी इक्वल टू क्यू बटे सी, इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा? वी यानी कि नीचे जाएगा, और धारिता बराबर निकालना है, धारिता इधर आ गया, यानी सी इक्वल टू क्यू बटे वी, क्यू बटे वी भी हमारा सही है। एक ऐसा भी सही है, अगर अगर बोलता है विभव इक्वल टू तो बोल देते धारिता, धारिता गुणे आवेश, ये भी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला देखिए मित्र, याद रखिए सी इक्वल टू क्यू बटे वी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई इक्वल टू क्यू अपन टी, उसी तरह सी इक्वल टू क्यू बटे वी, इस प्रकार याद रखिए। अगर दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़े जाए तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या है? भाई समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तो आपको पता है समांतर क्रम में जोड़ने से क्या आएगा? प्रत्येक प्रतिरोध कम आएगा, प्रत्येक प्रतिरोध कम हो जाएगा भाई ना। कोई आर आर है, समांतर में जोड़ा गया है तो 1/r कर देंगे आप, तो कम ही ना होगा। दो की वैल्यू दो सही है, लेकिन दो को 1/2 लिख देंगे तो क्या होगा? उसकी वैल्यू कम ही ना हो जाएगी भाई। बताओ आप, कम ना हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। अगला चलिए 28 नंबर देखिए। अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को डैश 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 के लिए मापन सॉरी तापन तत्व के लिए चुना जाता है। बताइए भाई, इसमें क्या हो जाएगा? धारा की मात्रा में वृद्धि करने, यानी क्या हो जाएगा मित्र? धारा की मात्रा में, एक मिनट कहाँ चले गए हम लोग? आगे 13 पे, क्या कहाँ थे? यहाँ पर थे ना।
25 हो गया था, 26 हो गया था, 27, 27 भी हो गया था, 28 पे आ गए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा मित्र इसमें, डी धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है प्रत्येक प्रतिरोध, क्योंकि धारा के मान में भाई वृद्धि हो जाए, धारा के मान में वृद्धि होगा तभी तो तापन तत्व के लिए चुना जाता है। तापन का मतलब क्या, ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, इस वजह से याद रखना। हीटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना मोबाइल में, वही चीज यहाँ पे भी है। पदार्थ में चालन नहीं होगा, किस पदार्थ में चालन नहीं होगा भाई, समान विद्युत वाहक बल के तार में चालन नहीं होगा, इस बात को याद रखना है मित्र। सी अगला प्रश्न देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की चालकता अधिकतम होती है, प्रोटॉन की अधिकतम होती है, न्यूट्रॉन की, आयन की, किसकी भाई, आयन ही रहेगा तभी तो अधिकतम होगा, प्लस माइनस, तभी तो भैया चालकता अधिकतम होगा। नेक्स्ट, मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे क्या कहते हैं भाई, अमीटर ही तो कहते हैं भाई, अमीटर। 31 का प्रश्न नंबर संख्या मतलब उत्तर क्या होगा, डी सही होगा। 32, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की बनावट पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, इस बात को याद रखना है, पदार्थ पर निर्भर करता है मित्र। चलिए आगे, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, क्या चुंबकीय क्षेत्र में रखता है, क्या विद्युत स्थैतिकी क्षेत्र में रखता है, तो जाहिर सी बात है विद्युत स्थैतिकी क्षेत्र में ही संधारित्र जो है ऊर्जा रखता है। सी इक्वल टू क्यू अपन भी, हम आपको बार बार रिवीजन करा रहे हैं, रिवीजन करते करते चलिए। आई इक्वल टू क्यू अपन में टी, और डब्ल्यू भी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, ये सब याद होना चाहिए, और आर इक्वल टू भी बटे आई, ये सब याद होना चाहिए मित्र, जुबान पे होना चाहिए बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन कौन करता है, एक यूनिट ऋणावेश, याद रखना है। 35 नंबर देखिए, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध होता है, क्या होता है, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अमीटर सेकंड सॉरी एम्पियर सेकंड किसका मात्रक, भाई एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होगा, आप खुद बताओ। एम्पियर लिख दें इंटू सेकंड लिख दें, आई इक्वल टू क्यू बटे टी, आई इक्वल टू क्यू बटे टी, तो क्यू इक्वल टू क्या कहेंगे आप, आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई का मात्रक, एम्पियर टी का मात्रक सेकंड, यानी किसका मात्रक हुआ, आवेश का, इसका मतलब भाई आवेश का। देखिए यहाँ पर हटाया नहीं जाता है, पहली बात तो यह समझ लीजिए, बस आप लोग पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ अगला फंडा क्लियर होगा। संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, जो संधारित्र की धारिता होती है मित्र वो उपरोक्त सभी जो जो चीज दिए हुए हैं ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो इसमें सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है धारिता, और प्लेटों के बीच दूरी पर निर्भर करता है, और प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है, कि निर्वात है, हवा है, कि वाटर है, क्या है, राइट आंसर डी। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी, क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु तभी कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर जो बीच में लगा होता है, ऐसे ऐसे बना होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, उससे धारा की प्रवाह शून्य होगी, तभी उसे क्या कहेंगे, हम व्हीटस्टोन सेतु कहेंगे। नेक्स्ट, दिष्ट धारा के मामले में धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है भाई, दिष्ट धारा का मतलब क्या, दिष्ट धारा का मतलब डीसी की बात कर रहा है भाई, एक ही दिशा में जा रही है, बस बात खत्म, डी होगा इसका राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, क्या है भैया, हमने पता है भैया किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है मित्र, याद रखना है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता याद रखना है मित्र आपको, अनंत होता है, बिल्कुल अनंत भाई, धारिता पृथ्वी की मापी जा सकती है क्या, आवृत्ति मापी जा सकती है कि भारत में कितना आवृत्ति है, बता देंगे 50 हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज से 3 कम 3 ज्यादा हो सकता है, ये हमने पढ़ा रखा है सब कुछ, आप प्लेलिस्ट में आकर रिवीजन करते रहिए, ये मत समझिएगा कि डीएलएड कंप्लीट तो आगे का मामला कंप्लीट, ये आपका केवल और केवल सोच गलत होगा अगर ऐसा सोचते हैं तो। आपने जो चीजें दे दी मित्र वो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप डीएलएड में फोड़ें, चाहे सीटेट को यूपीटेट को फोड़ें, या फिर आप सुपर टेट को फोड़ें, विश्वास करिए जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे ना उस दिन बहुत ज़्यादा हमको एक तरह से हमको कहोगे सर जी बहुत अच्छा किए थे वो सर जी, है ना, समझे, हमारे साथ हमको पढ़ा भी रहे थे और यह भी बता रहे थे कहाँ से प्रश्न आएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, सारे जितने भी आते हैं सीरीज उसको देखते रहिए, जिस दिन नहीं आता है, जैसे आज ही तबीयत खराब है, सोचा होता तो बंद कर दिया होता, लेकिन हमें पता है कि भाई कवर करना है, आगामी बहुत जल्द एग्जाम हो जाएगा आप लोग का, तो कवर करना है, अब बायो स्टार्ट करेंगे आज के बाद, तो सारी चीज़ें हमको लेकर चलना है ना, तो आप लोग पढ़ते चलिए। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है, फैन रेगुलेटर में मित्र यूरेका, आपने सुना होगा यूरेका का उपयोग होता है। विद्युत प्रवाह की वह मात्रा कितनी है जो दर्दनाक बिजली के झटके दे सकती है, दर्दनाक तो मित्र याद रखना 50 मेगा एम्पियर, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक प्रेशर समान होता है, कहाँ समान होता है, विद्युत धारा के, यानी इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है विद्युत धारा के समान होता है, दबाव जो होता है। एसी परिपथ में धारा की दिशा, जो एसी परिपथ होता है अल्टरनेटिव करंट होता है उसमें पल पल में बदलती रहती है भाई, ऐसे 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 से जाती है ना भाई,
इस तरह से याद रखना। निम्नलिखित में वेक्टर राशि है भाई, वेक्टर राशि क्या है तो बता देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आई इक्वल टू क्यू बटे टी। ये सब सारी चीजें, ई इक्वल टू क्या था, ई विभव है, ई इक्वल टू वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू, तो ई इक्वल टू भी डब्ल्यू बटे क्यू ही होता है, ये बात भी याद रखना है। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के बॉम्ब में हस्त के नियम में तर्जनी उंगली किस प्रदर्शित करती है, भाई हमने बताया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तर्जनी उंगली, और इधर वाला धारा को, और जो अंगूठा हो गया फोर्स की दिशा को बताता है, और इधर वाली उंगली जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बी को बताता है, ये आई को बताता है, और ये हमारा एफ को बताता है। ये बातें हमने कर लिया है, बताना याद है सबको ना। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है भैया, न्यूट्रॉन पर आवेश हम बता देते हैं भैया कितना होता है, बताना 0 होता है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और यह भी प्लस माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर जो होता है प्लस का 1.6 गुड़े गुड़े 10⁻⁻19 होता है। यह भी 1 मिनट रुकिएगा मित्र, छींक बहुत तेज आ रही है, और पता है ना जुकाम हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्लास ले पा रहे हैं, मेरे ऊपर मेरी बहादुरी कही है। न हारे थे न हारेंगे और न हारने देंगे, याद रखना मित्र, बस साथ चलते रहो। अगर हार मिला अभी तक ना तो याद रखना आप एक बब्बर शेर के पाले पड़े हो, और बब्बर शेर आपको हारने नहीं देगा, शेर बना के छोड़ेगा। विद्युत अपघट्ट में धारा की प्रवाह किसके कारण से होता है तो बता देंगे मित्र, यह होता है आयन के कारण से, आयन के कारण से होता है। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा भैया आवेशित हो जाएगा, क्या होगा, आवेशहीन, धन आवेशित, इनमें से कोई नहीं, ये सब के सब रंग ऋण आवेशित हो जाएगा। मतलब धन आवेशित होगा ना, धन आवेशित से ऋण आवेशित होगा, जैसे आप कंघा को रगड़ेंगे तो वह ऋण आवेशित हो जाएगा, अब धन आवेशित को आकर्षित करने लगेगा एक तरह से अपने तरफ। नीचे देखिए, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है मित्र, क्या होगा, उपरोक्त सभी, यह राइट आंसर होगा। हमने बताया था भाई कूलाम के नियम जो होता है एफ इक्वल टू 1/4πε0 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, यह होता था ना। तो देखिए दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती भी, बिल्कुल सही भाई, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, याद आ रहा है कुछ, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यह बताइए, याद आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, हो गया सही। निर्वात में परावैद्युतांक के निर्भर करता है, बिल्कुल निर्भर करता है भाई, एफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सब कुछ, यानी राइट आंसर डी होगा इसका। विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती हैं, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितनी होती है भाई, 0 होती है। खोखले चालक के अंदर, खोखले गोले के अंदर इस तरह पूछे ना तो समझ जाना है कि उसके अंदर तीव्रता बिल्कुल 0 होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विद्युत धारा एक है, क्या है विद्युत धारा भाई, एक अदिश राशि है, उसमें दिशा नहीं होता है मित्र, याद रखना, उसमें केवल परिमाण होता है, परिणाम, एक रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसमें दिशा कुछ नहीं होता। दिशा देख पाते हो क्या आप, नहीं ना। संधारित्र कार्य करता है, संधारित्र किस पे कार्य करता है भाई, सी, यानी सी किस पे कार्य करता है मित्र, याद रखना है, वो एसी एवं डीसी दोनों पर कार्य करता है संधारित्र। बैटरी स्टोरेज का काम, मतलब कि वो स्टोर करेगा डीसी के फॉर्म में एसी को, फिर से निकालेगा इन्वर्टर के थ्रू, फिर से वो इन्वर्टर से क्या करेगा, कन्वर्ट कर देता है, फिर वो हमें एसी के रूप में देता है डीसी को। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, विद्युत आवेश की इकाई बच्चा बच्चा जानता है, क्या है भाई, गलत दिया यहाँ तो। विद्युत आवेश की इकाई क्या है, आवेश, आवेश मतलब क्यों, गुलाम होगा ना, ये होगा मित्र, गुलाम होगा, इकाई मतलब मात्रक पूछ रहा है, और क्या, गुलाम होगा, आवेश का मात्रक गुलाम, ठीक है। करंट पूछा होता है एम्पियर, ये गलत दिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इसका राइट आंसर, ये डी सही होगा। आगे देखिए, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़े जाने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है, बिल्कुल भाई, समान एवं भिन्न भिन्न होंगी, पहले समान होंगी फिर भिन्न भिन्न हो जाएंगी, यानी ए सही है। यह देखिए भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है, यदि बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा का गुण का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं किरचॉफ के नियम कहते हैं मित्र, याद रखना है। किरचॉफ के दो नियम है, एक विभव का नियम, एक करंट का नियम। करंट के नियम में मतलब हम आपको दिखा देते हैं, देखिए टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी देखिए, इस तरह का आने वाले करंट और जाने वाले करंट के बराबर हो जाता है, या फिर आने वाले करंट माइनस जाने वाले करंट करते हैं तो बराबर 0 आता है। और विभव का नियम आपको पता है, वी इक्वल टू आर, आर इक्वल टू वी बटे क्यों होता है, एक मिनट, आर इक्वल टू वी बटे आई, एक मिनट, आर इक्वल टू क्या था यार, हम कैसे भूल गए, ये होता है ना, हाँ, आर इक्वल टू वी बटे आई, यह था ना, विभव इक्वल टू वी इक्वल टू आर आई, यह अभी विभव का नियम, इनका दूसरा नियम है किरचॉफ का। दो नियम है किरचॉफ के, एक पहला है करंट का नियम, दूसरा विभव का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है भाई, बता दो महाराज, विद्युत धारा, बताया तो विद्युत धारा। दूसरा नियम पूछेगा तो वोल्टता, पहला नियम विद्युत धारा।
नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में उसे जोड़ेंगे भाई। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, वो भी उच्च प्रतिरोध से। देखिए व्हीटस्टोन सेतु है भाई, यहाँ पर इसके लिए फार्मूला पूछा गया है। तो P बटे, हमने बता रखा है भाई क्या होगा, P बटे क्यू और R बटे S, यानी कि P बटे क्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं यह वाला बटे यह वाला, यानी कि P बटे क्यू बराबर R बटे S। इसको एक तरह से और आप लिख सकते हैं P बटे R बराबर Q बटे S भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं आप, यह भी दोनों सही है। तो देखते हैं क्या दिया है, P बटे क्यू कहीं दिया है क्या? P बटे क्यू बिल्कुल 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 दिया है मित्र, एक जगह दिया है यहाँ पर P बटे क्यू, तो वहाँ पे R बटे S होगा, या फिर P बटे R देखिए कहीं दिया है क्या? ऐसा कहीं नहीं दिया है, इस वजह से सबके सब गलत हैं, ठीक है ना। चलिए, अरे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं आप, बस एक चीज याद रखिए, P बटे क्यू बराबर, बस आपको वो भी नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, यह वाला बटे यह वाला। इसमें धारा नहीं, इसमें धारा बिल्कुल नहीं बहती, यह रेजिस्टेंस नहीं है मित्र, यह जीरो होता है, तभी जाके व्हीटस्टोन सेतु बनता है। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, करंट की धारा माप मेजर करते हैं, कितना करंट की धारा बह रही है। तो P बटे क्यू बराबर R बटे S, इस तरह से याद कर लीजिए। धारिता एक राशि है, धारिता एक कैसी राशि है? अदिश राशि है मित्र, याद रखना, धारिता अदिश राशि, धारा भी अदिश राशि, इस बात को याद रखना। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं? गतिमान होने की दर को, जैसे गतिमान होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। भैया किसी चालक में चार्ज के, अगर चार्ज है Q बटे टी का मतलब क्या? Q बटे टी का मतलब क्या? दर। आवेश की दर को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है। भैया हमने बता दिया 3 फेज है और 4 तार सिस्टम है तो काला होगा, याद करिए, सब कुछ बताया गया है। व्हीटस्टोन सेतु में यक्स का मान होगा, यक्स का मान पूछ रहा है भैया, निकाल दीजिए, इसी जगह निकाल दीजिए, यक्स का मान क्या होगा? इतना बटे इतना, यानी कि 80/40 बराबर इतना बटे इतना, यानी यक्स बटे के 4। 0 0 से गया, 4 4 से गया, यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गया, ठीक है ना। यक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगा, 8 इसका सही आंसर होगा, 8 ओम। क्या होगा भाई? 8 ओम सही होगा। अगला चलते हैं, देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? तो उपरोक्त सभी है भाई, विद्युत घंटी भी है और गैल्वेनोमीटर भी है, मोटर भी है, सब कुछ तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अगला, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? बताइए तो भाई, ऊर्जा के संरक्षण के नियम को ही तो लेंज का नियम कहते हैं। बताइए, छोटा छोटा प्रश्न है, देखिए, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई एक प्रकार का कैसा है भाई? सप्लाई एक प्रकार का एसी एवं डीसी दोनों है, इस बात का याद रखना है। एक मिनट, सॉरी, डीसी कहाँ से, एसी कहाँ से हो जाएगा मित्र? एसी में मतलब कि डीसी होगा, केवल डीसी होगा, सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है, केवल बुलबुला सीधा बन रहा है, तो मत डीसी होगा, डायरेक्ट करंट होगा मित्र इसमें। किसी पदार्थ के रेजिस्टेंस कम होता है ना, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि, कम कब होगा आप खुद बताओ? रेजिस्टेंस कम तब होगा जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन धारा ज्यादा बहेगा तो रेजिस्टेंस वहां पे कम मिलेंगे मित्र, इस बात को याद रखना है आपको। आने वाली और जाने वाली करंट का गणितीय योग होता है मित्र, क्या होता है? हमने बता दिया भाई, शून्य होता है। ये किसका नियम है? यह है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। आने वाले और जाने वाले करंट का गणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ ने बताया था, किरचॉफ का पहला नियम है, सी इसका राइट आंसर है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार भैया जाहिर सी बात है, ये वोल्टता पे दिए थे, तो वोल्टेज ड्रॉप गणितीय योग, ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, मतलब कि जो ड्रॉप होगा वोल्टेज और जो मिलेगा, दोनों का गणितीय योग हमें शून्य मिलेगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा मित्र। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं, क्या होता है न्यूनतम आवश्यकता मित्र? एक स्रोत होगा, एक चालक की आवश्यकता होगी, बस यही तो होगा, बी इसका सही आंसर है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान कब होता है? जब उत्पन्न प्रभावों से भाई, उत्पन्न होगा तो हम देख के थोड़ी बता सकते हैं, चमकने से, क्या चमकने से? अगर चिंगारी चमक रहा है तो आप कहो करंट हो रहा है वहां पर, हम तो कहेंगे भैया तुम किसी चक्कू को भी कस के रगड़ोगे ना तो वहां से भी चमक उत्पन्न होगा, तो इसका मतलब क्या है? वहां करंट आ गया? नहीं। चालक के रंग से, कैसे चालक का रंग से भाई? हम कहें रेड और ब्लैक को बदल दोगे तब क्या करंट नहीं सप्लाई होगा? बिल्कुल होगा। चटकने से, चटकने क्या? चटकने ध्वनि, कितनी ध्वनि आती है घर में, थाली गिर गया, किसी को थप्पड़ लग गया, तो इस मतलब कि ध्वनि तो आती है ना बहुत सारे, तो उससे क्या पता चल जाएगा कौन सा करंट करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है? नहीं, केवल और केवल उत्पन्न प्रभावों से। पंखा चला तो बता देंगे करंट के कारण चला, मोटर चल रहा है घर में तो बता देंगे करंट का कारण चल रहा है, इस तरह से। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं भैया, हमने बता दिया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं मित्र? नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यह होगा, बी सही होगा।
प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण हैं, वह निम्न पर निर्भर करते हैं मित्र। किस पे निर्भर करते हैं आपको यह बताना है, अनुप्रस्थ प्रतिरोध के क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। याद रखिए, डायरेक्ट आवेशित परमाणु कहलाता है, क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। आवेशित परमाणु जो आवेशित होगा मित्र, आयन ही कहलाएगा, बस बात खत्म। परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या कहते हैं, परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या कहते हैं मित्र, देखना, वोल्टता की धारा से गुणा भी करके उसको व्यक्त किया जा सकता है, प्रतिरोध से विभाजित भी करके किया जा सकता है, और धारा के वर्ग के प्रतिरोध के गुणा करके भी किया जा सकता है, यानी सभी होगा मित्र। हमने बता रखा है भाई, V इक्वल टू आर आई, V इक्वल टू आर इंटू आई, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। W इक्वल टू आपको पता है, W इक्वल टू V, V इक्वल टू V इंटू क्यू, ये भी हमने बता रखा है। बहुत है फार्मूला, I इक्वल टू क्यू बटे टी, सबसे आप निकाल सकते हो मित्र, बहुत सारे फार्मूला बन जाते हैं। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक दिशा में संचलन होता है। ये बात याद रखना मित्र। 78 का बी सही होगा। ओम नियम लागू नहीं करता है, ओम नियम किस पे लागू नहीं होता मित्र, सेमी कंडक्टर पर लागू नहीं होता है, इस बात को याद रखना। डीसी में लागू होगा, छोटे प्रतिरोध में भी, उच्च विद्युत वाहक में भी, लेकिन सेमी कंडक्टर में लागू नहीं होता है मित्र, याद रखना। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, चालकता का मात्रक कौन है भाई, साइमन, याद रखना मित्र। हेनरी किसका मात्रक है, कौन बताएगा, फटाफट बता दी। हेनरी किसका मात्रक है, रिलक्टेंस एल का, याद रखना है मित्र। अगला, किसी एल लंबाई की चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L पर दिया जाए, 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। भैया आपको पता है, जब लंबाई बढ़ा, लंबाई L है, फिर लंबाई 3L आपने कर दिया, 3L कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो R होगा मित्र वो बढ़ेगा, बढ़ेगा, 3 3 का 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। ये चीजें याद रखना है आपको, 9 गुना होगा, ठीक है ना। अब ये नीचे क्वेश्चन टाइप दिया, देखिए ये फार्मूला सारा का सारा आप खुद रिवाइज करिए। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, R इक्वल टू वी स्क्वायर बटे पी, R इक्वल टू, देखिए यहाँ पर था, यही चीज हमने बता रखा था आपको कि जो अगर L की लंबाई बढ़ेगी इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के है, L बढ़ा तो R बढ़ेगा, अगर A बढ़ा तो R घटेगा मित्र, R घटेगा। यहाँ से आप बता सकते हैं। V इक्वल टू आई आर, हमने सब कुछ बता रखा है मित्र, ये देखिए फार्मूला सब कुछ दिया है आपको। अब यहाँ से ये सारा का सारा आप लगाओगे, सारा का सारा क्वेश्चन लगाओगे, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया है। ये सारा का सारा PDF के माध्यम से आपको दे देंगे, 10-15 प्रश्न है इसमें, सारा का सारा एग्जाम में आता है, जिससे कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये पूरा का पूरा प्रश्न है, ये आप लगाओगे, इसको हमने PDF के रूप में इसको हमको दे देना है, ठीक है। आपको बस आप इस पे प्रैक्टिस करना है, लगाया है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखना है कौन सा समांतर है, कौन सा श्रेणी है, कौन सा पैरेलल है, सब बता रखे हैं हम, थ्योरी पढ़े हैं तो सब कर ले जाएंगे आप, ठीक है। धन्यवाद, सारे सेशन फॉलो करिए। अब आज आपका फिजिक्स खत्म हो गया है मित्र। हमने 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या, ध्वनि होता है, और प्रकाश होता है, और विद्युत होता है, तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन के माध्यम से भी और थ्योरी के माध्यम से भी। अब कल से बायो स्टार्ट करेंगे बोर्ड पे आके, ठीक है, टॉपिक वाइज लेकर बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।